नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे एम्स भोपाल ने एक और नई जॉब निकाल दी है सभी लोगों के लिए, इंडिया के सभी लोगों के लिए यहाँ पर। और ना कि सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, यहाँ पर देश के बाहर यानी कि आपके चाइना, यूएसए, रसिया, यूक्रेन, इसराइल, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों के लिए भी, अगर वहाँ से भी लोग चाहें तो वो लोग भी इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया के लिए जॉब रहने वाली है। तो काफ़ी बड़ा अपडेट रहेगा। आप अगर इस वीडियो को किसी भी जगह से, किसी भी गली मोहल्ले, किसी भी ज़िले में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह से देख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्स भोपाल की तरफ से जॉब निकाल दी गई है। आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल नाम की जगह पे बनाया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल है। सेम इसी प्रकार से यह हॉस्पिटल दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और अलग अलग राज्यों में भी है। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर इस जॉब के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इस जॉब के बारे में। यहाँ पर निकाली जो जॉब गई है वो नॉन फैकल्टी पोस्ट है, लेकिन वैकेंसियों की बात करें तो 357 लोगों को जॉब मिलेगी यहाँ पर एम्स भोपाल में डायरेक्ट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका हॉस्पिटल दिखाया गया है। ये आपको जो दिख रहा है ये एम्स भोपाल का हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं इस ही हॉस्पिटल के अंदर आपकी ये जॉब होने वाली है। तो इससे जो इस हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्ट आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। 357 लोगों को जॉब देने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्स हॉस्पिटल में, जो कि उसके भोपाल ब्रांच है। उनका जो भोपाल ब्रांच है, मतलब जो उनके हॉस्पिटल का भोपाल जगह वाला हॉस्पिटल है, वहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत है। और इसमें भी किन किन पोस्टों पर ज़रूरत है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सारे पोस्ट, सारे वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना होगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म का फीस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज कितनी है। जैसे कि अगर कोई अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कितनी वैकेंसी है वो भी आपको बताऊंगा। सारा कुछ बताने वाला हूँ। मतलब आप समझ लीजिए इस जॉब के बारे में, फॉर्म से लेके जॉब मिलने तक की हर एक बातें आपसे इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आपको सारी बातें बता दी जाएंगी कि भाई इस जॉब में क्या क्या होने वाला है। तो आप समझिए ये बड़ा रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड लेवल का एक रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहाँ पर देश विदेश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि दूसरे देशों के लोग भी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम चाइना, यूएसए, यूक्रेन, रसिया एंड अदर कंट्रीज, then you can also apply on this job, because this job is not all India job. This job is for all the peoples around the world with their eligibilities. First of all, if you are watching this video except India country, then you have to be OCI card, then you can apply on this job. This is the eligibility for you, for you to appear in this recruitment. आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, मैंने बताया है कि जो लोग इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग भी इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उनके पास ओसीआई कार्ड होना चाहिए। और ओसीआई कार्ड जो होता है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होता है। वो कार्ड इसलिए होता है कि मान लीजिए आप भारत में नहीं, भारत के निवासी नहीं है, या फिर आप दूसरे कंट्री के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर ओसीआई कार्ड के थ्रू रह भी सकते हैं इंडिया में। और साथ में जो भी जॉब होती है, नौकरी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी ओसीआई कार्ड होल्डर को एक्सेप्ट किया जाता है, सिर्फ वहाँ पर आप कर सकते हैं अप्लाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जॉब सबके लिए रहेगी। तो काफ़ी सारी बातें होंगी हमारी इस वीडियो में, और उन सारी बातों को आप यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, समझ लेना।
तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट को इंग्लिश के तरफ लेके चलते हैं। देखिए इंग्लिश में हो नहीं रहा है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वेबसाइट पे आपको जो दिख रहा है, आप यहाँ से देखेंगे कि आपको नीचे दिख रहा है वैकेंसीज। ये वैकेंसी वाले ऑप्शन में एम्स भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, वीडियो के नीचे भी आपको सारे लिंक दिए गए हैं, चाहे वो फॉर्म पे अप्लाई करने का हो, हाँ, या फिर आपका नोटिफिकेशन का हो या वेबसाइट का हो, कोई भी चीज़ जो इस जॉब से जुड़ी होगी वो सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रही होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वैकेंसी मैंने आपको बता दी, 357 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों टोटल। ठीक है, ये हमारा आ गया है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन मिलने कहाँ वाला है, वेबसाइट के अंदर वैकेंसी में आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन मिल जाता है, सर्कुलर नोटिस के अंदर भी जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, क्योंकि जो लोग वेबसाइट से देखना चाह रहे हैं तो वो ऐसे देख सकते हैं। अब आपको बता दूं कि एम्स जो है मध्य प्रदेश में ही नहीं और भी राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के भोपाल, साकेत नगर के, भोपाल के साकेत नगर में, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल के साकेत नगर में ये जॉब है, मतलब वहाँ पर ये स्थित है एम्स भोपाल। बात करें यहाँ पर तो 25 अक्टूबर नोटिफिकेशन की डेट है, ये 25 अक्टूबर को आया है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं सही 2 दिन बाद। बात करें इसको, नॉन फैकल्टी पोजीशंस है, पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी एम्स भोपाल के लिए। ये एक अपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री PMSSY यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया, इसको बनाया गया। इसके अंदर रिक्रूटमेंट उसी के तहत हो रही है, विद द एम ऑफ करेक्ट करना रीजनल इन इम्बैलेंस इन इक्वालिटी इन क्वालिटी टर्शरी लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री, अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एम्स भोपाल के, वो फॉर्म पे इनवाइट करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, मतलब कि भारत में रहने वाले हैं और भारत के नागरिक हैं, वो लोग, और जो लोग भारत से दूसरे कंट्रियों के हैं, तो वो OCI के साथ इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे पोस्ट के बारे में। सारी ग्रुप C में आ रही है पोस्ट, और इन पोस्ट पे अगर सैलरी की बात करें तो किसी की लेवल 1 है, 7th CPC है आपका, उसके उसके रिगार्डिंग लेवल 1, 2, 4, 5 और 2, 5 इस तरीके से लेवल है अलग अलग पोस्ट के। वैकेंसी हम समझ लेंगे, डिसेबिलिटी वालों की भी समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली। अब देखिए आपको यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट चाहिए, यहाँ पर एम्स भोपाल को। अब इन लोगों को अपने एम्स भोपाल में जो यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट चाहिए, उसमें लेवल 1 का सैलरी देंगे। लेवल 1 आपको करना क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ की 7th CPC के अंदर अलग अलग लेवल्स की सैलरी चेक करनी है, वहाँ से आपको एक्चुअल पता लगेगा कि क्या सैलरी है। नोटिफिकेशन में मेंशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। लेवल 1 में आपको बता दूँ, UR कैटेगरी से 43 लोगों को लिया जाएगा, OBC से 29 को लिया जाएगा, अनुसूचित जाति से 16, जनजाति से 8, EWS से 10, टोटल 106 लोगों को ले लिया जाएगा इस वैकेंसी पर। डिसेबिलिटी वालों की 4 वैकेंसी है। अब इस डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी है वो आगे बताया जाएगा। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में 17 वैकेंसी, UR को, OBC को 11, अनुसूचित जाति को 6, जनजाति को 3, EWS को 4, टोटल 41 वैकेंसी। इसको सब इंक्लूड कर लेंगे आप दोस्तों तो आपकी 41 आ जाएगी। डिसेबिलिटी वाली जो वैकेंसी है वो डिसेबिलिटी वाला अपनी डिसेबिलिटी से लेगा या फिर वो कैटेगरी से लेगा। जैसे आप देखिए ये 17 और 3, यानी ये 20 और ये 30 और 41 तो यही हो गए, तो ये डिसेबिलिटी वाली इसमें इंक्लूड क्यों नहीं हुई। तो डिसेबिलिटी वाली जो होती है वो कैंडिडेट को या तो डिसेबिलिटी के हिसाब से मिलती है या फिर वो अपने कैटेगरी वाइज ले ले, कोई भी एक ऑप्शन से ले सकता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों कैटेगरी से भी ले अपनी वैकेंसी को, मतलब दोनों ही रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकता वो, ये आपको बता दिया। दूसरा, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये लेवल 4 का सैलरी होगा इसमें, जो कि
38 वैकेंसियाँ इनकी भी लिखी हुई है। फिर फार्मासिस्ट का रहेगा जो कि ग्रेड सेकंड का है इनका भी, और इनकी भी कितनी वैकेंसी है, 27 वैकेंसियाँ हैं टोटल फार्मासिस्ट की। वायरमैन की 20 वैकेंसी है, वायरमैन की 20 वैकेंसी। अब इसके आगे बात करते हैं हम यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी कितनी है। इसकी इनकी वैकेंसी है 18, यानी इन लोगों की वैकेंसी जो टोटल है वो 18 है। बाकी आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख लेंगे। जिसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि लेवल 1 में जो सैलरी है आपकी वो यहाँ पर 18,000 से शुरू हो रही है और 56,000 के लगभग है। मतलब ये मैं आपको देख कर बता रहा हूँ, ये मैं अभी चेक कर रहा था तो मेरे को यहाँ से पता लगा है। तो आप समझ सकते हैं आपको 18 से 20,000 कम से कम लेवल 1 में मिलने वाले हैं। बाकी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पे आपको सिंपल करना क्या है दोस्तों, आप ऑनलाइन में जाना, वहाँ पर आप सिंपल ये टाइप कर देना कि सेवन्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7th CPC की लेवल सैलरी लेवल्स क्या है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली लेवल के हिसाब से सैलरी दिखा देगा, वही सैलरी आप पे लागू होंगी। देखते हैं, क्या पता नोटिफिकेशन में हमें ये चीज़ मिल जाए। दूसरा सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप देख रहे हैं, प्लम्बर का देख रहे हैं, प्लम्बर की 15 वैकेंसियाँ हैं। आर्टिस्ट मॉडलर इनकी वैकेंसी 14 है। कैशियर भी चाहिए यहाँ पर, एम्स भोपाल को कैशियर की वैकेंसी निकाली है उन्होंने, उसमें उनको 13 लोग चाहिए, और जिसके अंदर वो 13 में से 8 तो आपके ले लेंगे यहाँ से, 8 आपके UR से लेंगे, और फिर उसके बाद OBC से 3 को लेंगे, इस तरीके से लेंगे। अब जैसे सपोज जैसे कैंडिडेट के मन में एक सिंपल डाउट उठता है, जो कि उठना चाहिए भी, जैसे कि जैसे मान लीजिए कैशियर के अंदर अनुसूचित जनजाति की आपने वैकेंसी नहीं दी, लेकिन कैंडिडेट चाह रहा है कि वो कैशियर की जॉब ले यहाँ पर, तो वो अनुसूचित जनजाति को ना उसके बजाय वो UR से अप्लाई कर दे। उससे ये रहेगा कि वो उसको कैटेगरी से तो नहीं, लेकिन वो UR के तौर पर वो जॉब ले सकता है। तो रिजर्वेशन के पास दोनों ही ऑप्शन खुले होते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के पास, लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनके पास सिर्फ अपने खुद के एक अलग से जो UR कैटेगरी है, जनरल है, उनके पास वही रह जाता है। ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए यहाँ पर, उसके आप देख सकते हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर चाहिए, उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट चाहिए यहाँ पर, और मैनीफोल्ड टेक्नीशियन चाहिए, जिसमें आपका गैस स्टेवार्ड और गैस कीपर, इन चीज़ों के इसके ये सारे अलग अलग पोस्ट है दोस्तों। मतलब कि जो आपका टेक्नीशियन चाहिए ना, वो इनको गैस कीपर के तौर पर चाहिए, पोस्ट का नाम गैस कीपर रहेगा, उसको हम टेक्नीशियन में गिन रहे हैं, क्योंकि वो गैस कीपर का काम कर रहा है तो वो एक टेक्नीशियन का काम कर रहा है। इलेक्ट्रीशियन है, काम कर रहा है या कर रही है, दोनों की बात हो रही है। मैकेनिक हमें चाहिए AC के लिए, और आर आर यानी रेफ्रिजरेटर हो जाता है, फ्रिज और ये सारी चीज़ें। डार्क रूम असिस्टेंट आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप सारा देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, टोटल 26 पोस्ट है। वैकेंसी की बात करें तो UR से 177 है, और 357 टोटल वैकेंसियाँ हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी अंडर द डिसेबिलिटी वालों की जो रहेगी, वो जो आपके गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सुटेबल कैटेगरी, सपोज मानिए यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड पे अप्लाई करने के लिए आपको 1 लैग लो विजन हार्ड ऑफ हियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में OL LV और HH वाले अप्लाई करेंगे, इनकी सुटेबल है। सुटेबल मतलब कि इस पोस्ट के लिए ये डिसेबिलिटी सुटेबल है, यानी ये सूट करेगी, ये वाली उनको मैच करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए OL और BL मतलब ब्लाइंड और 1 लैग वाले अप्लाई करेंगे फार्मासिस्ट पे। वायरमैन के लिए HH वाली रहेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग डिसेबिलिटी, ये वो डिसेबिलिटी है, अगर आपकी इन डिसेबिलिटी में आप आते हैं तो आप उस पोस्ट पर डायरेक्ट असाइन हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे एब्रीविएशन आपको बताया तो MF मतलब होता है मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, OA मतलब होता है 1 आर्म, OL मतलब 1 लेग, BA मतलब बोथ आर्म्स बोथ लेग। अब इसमें इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है LV मतलब लो विजन, मतलब कैंडिडेट को कम दिखता है। B मतलब ब्लाइंड, नहीं दिखता है। हियरिंग इम्पेयर्ड, सुनने में परेशानी होती है उसकी, वो उसकी सुनने वाली हियरिंग डिसेबिलिटीज़ है उसकी जो भी है। तो इस वजह से तो ये आपकी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है जो यहाँ पर आ जाएंगी।
टोटल अगर बात करें हम, अगर डिसेबिलिटी वाले पूछना चाह रहे हैं कि उनकी वैकेंसी टोटल में से कितना परसेंटेज है, तो टोटल आप देखेंगे तो 357 का 4% निकाल लेना, जो भी आएगा उतनी वैकेंसी आपके लिए मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन के हिसाब से उतनी वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी है। 10% वैकेंसी हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे तो 360 के लगभग वैकेंसी है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी 435 के लगभग वैकेंसी आप लोगों के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, आर्मी नेवी और फोर्सेस से आने वाले कैंडिडेट के लिए। रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगा, डिसेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, स्किल टेस्ट भी होगा, वैकेंसी कुछ पोस्टों का स्किल टेस्ट भी होना है तो वो उनका स्किल टेस्ट होगा, वो सब आपको आगे बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए, जैसे कि आपको बोला गया है फॉर्म के डेट यहाँ पर रखे गए लास्ट, फॉर्म अभी चालू है, फॉर्म आप भर दीजिए 20 नवंबर तक, 20 नवंबर लास्ट डेट है इसमें। ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई होगा सिर्फ, आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कोई फिजिकल मोड में कहीं एम्स भोपाल में या फिर एम्स के हेडक्वार्टर ऐसी कहीं भी किसी जगह पे आपको इसके लिए फॉर्म लेने नहीं जाना है। आप बात करते हैं आपकी एज, जो उम्र रखी जाएगी इसके अंदर, वो और आपकी बाकी क्वालिफिकेशंस जो भी होंगी, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, सिटीजनशिप के हिसाब से हो, वो सारी की सारी आपकी जो है 20 नवंबर 2023 के हिसाब से देखी जाएगी। उस डेट पर आपकी जो एज होगी वही मानी जाएगी, जो आपके पास मार्कशीट्स होंगे, क्वालिफिकेशन होंगे, वही माने जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए पीएसयूज में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना है फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब जहां आप काम कर रहे होंगे, जिस भी जगह पर, किसी भी कंपनी में, किसी भी विभाग में आज के समय काम कर रहे हैं और आपको ये जॉब पे अप्लाई करना है, तो आप एनओसी फिल कराइए अपने ऑफिस से, और फिर उसके बाद उसको सबमिट करिए फॉर्म के साथ। चलिए सारे पॉइंट हो गए हैं। मेडिकल फिटनेस प्रोबेशन की बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसके ऊपर प्रोबेशन के रूल भी लागू रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम लिया जाएगा, जो कंप्यूटर एग्जाम क्लियर करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, अगर आपकी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट हो रहा है तभी होगा, हर पोस्ट पे स्किल टेस्ट नहीं है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिर ये दोनों एग्जाम जो भी पास करेंगे कैंडिडेट, उनका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, और फिर उनको जॉब दे दी जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे यहाँ पे, सारे के सारे अपने जो भी मार्कशीट्स हो या कोई भी चीज़ हो, सारा ओरिजिनल दिखाना है। डीवी के लिए 1:3 लोगों को बुलाया जाएगा। 1:3 होता है, जैसे कि 1:3 मतलब हो गया, ये 1 आपका हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी आप देखिए 357 वैकेंसी आप लोग दे रहे हो यहाँ पे जॉब के लिए, इतने लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर भले ही मान लीजिए 1200 1500 2000 लोग भी पास कर लें एग्जाम को, लेकिन यहाँ पर एम्स भोपाल यहाँ पर इसका 3 टाइम्स, यानी आप देखेंगे तो ये लगभग 1100 1200 के लगभग होंगे कैंडिडेट जिनको यहाँ पर डीवी के लिए बुलाने वाला है एम्स भोपाल। भले ही कितने भी लोग यहाँ पर स्किल टेस्ट में पास हो जाए, कंप्यूटर में पास हो जाए, सिर्फ इसके 3 टाइम्स ही लोगों को बुलाएगा वो। फाइनल रिजल्ट एम्स भोपाल अपने वेबसाइट पर देगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। सीबीटी की बात कर लें, यहाँ पर सीबीटी में आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे, जितने भी मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ये। और सिलेबस आपको एनेक्सर सेकंड में इसी के अंदर दिख जाएगा, क्या सिलेबस है एग्जाम का। सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के दिए जा रहे हैं। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 90 मिनट में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, यानी आप समझ सकते हैं 1 मिनट भी नहीं मिल रही है एक क्वेश्चन को, यानी उससे भी कम समय मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको इसके लिए। अब बात करते हैं 35% क्या हो जाता है, यानी कि 100 में से जो लोग 35 36 या फिर 40 या उससे ऊपर मार्क्स ला रहे होंगे तो वो सब लोग पास रहेंगे इसमें।
हर पोस्ट की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी आपके कंप्यूटर एग्जाम के मार्क्स के बेस पर। सपोज मानिए कोई कैंडिडेट 50 ला रहा है, कोई 60 ला रहा है, जो भी ला रहा है, तो उसकी हर अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मेरिट होगी। सपोज मानिए यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर पोस्ट बताई, सपोज वायरमैन है तो वायरमैन का, और फार्मासिस्ट है तो वायरमैन का अलग लिस्ट आएगा, उसके सीबीटी के मार्क्स स्कोर कैंडिडेट के जो भी रहेंगे उसकी मेरिट अलग आएगी कि किसको किसका सिलेक्शन हुआ है, कितने कितने परसेंटेज जो भी होगा। दूसरा जो है आपका वायरमैन का अलग होगा, तो हर पोस्ट का अलग अलग रहेगा। यहाँ पर बोला गया है नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4% ऑफ द क्वेश्चन अवॉर्डेड मार्क्स, मतलब कि क्वेश्चन पे जितना अवार्ड मार्क्स करा गया है, 1 मार्क्स करा गया है, तो उसका 1/4 हो जाता है 0.25, इतना मार्क्स काटा जाएगा इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर ऑन दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर रॉन्ग दिया है तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। जो क्वेश्चन स्किप करेंगे उसके मार्क्स बिल्कुल जीरो मिलते हैं, ना उसका कोई आपको मार्क्स मिलने वाला है ना काटा जाने वाला है, जो अनअटेम्प्टेड होते हैं। टेस्ट सेंटर की बात कर ले यहाँ पर, तो एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा टेस्ट सेंटर, और आप एक बार चुन लेंगे अपने फॉर्म में टेस्ट सेंटर आपको कौन सा लेना है, वही आपको लेना पड़ेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आंसर की भी मिलेगी एग्जाम के बाद। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस होता है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए इस एग्जाम में, और वो तो स्वाभाविक है कि 100 नंबर का पेपर है तो किसी ना किसी के 50-50 करके बहुत लोगों के आने वाले हैं, किसी के 62 67 ऐसे मार्क्स सेम आने ही वाले हैं। तो ऐसे में टाई केस सॉल्व होने के कंडीशंस क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं। जिसने रॉन्ग आंसर कम, जिसने गलत आंसर कम करे होंगे उसको ऊपर रख देंगे। मान लीजिए वहाँ पे इक्वल आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ रख देंगे, फिर हायर परसेंटेज देख लेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने करे होंगे उसके अंदर। तो ये एक्चुअल वो केस होते हैं जहाँ पर कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे होते हैं, सेम कैंडिडेट के दूसरे कैंडिडेट के साथ सेम मार्क्स आ रहे हैं। सपोज मानिए सुनीता है और रिया है, रिया सुनीता और रोहन, ये तीनों कैंडिडेट ऐसे हैं इनके सबके 57 मार्क्स आ गए इस एग्जाम में। तो इन तीनों में से जिसने कम गलत आंसर करे होंगे उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा मेरिट में। दूसरा क्या है, उसके बाद रखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ वाइज, उसके बाद क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है उसमें जिसके पास हाइयर होगी उसके हिसाब से। रिजल्ट सीबीटी का एम्स भोपाल में मिलेगा, ये पहले भी बताया मैंने। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पे। आपके 10th और 12th के मार्कशीट के बेस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। आप अपना 10th का या 12th का मार्कशीट लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल है। उनके अपर एज में, उनके जो भी आपका एज रहेगा पोस्ट पर अप्लाई करने का उसके लिए अपर एज में आपको कैटेगरी वाइज फायदे मिलेंगे, वो आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉर्म की फीस की बात कर ले भाई। फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म की फीस वापस नहीं आएगी, तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये जॉब लेनी है तभी आप अप्लाई करें। 1200 रुपये लिए जाएंगे यूआर और जनरल कैंडिडेट से, और रिजर्व कैटेगरी वालों से 600 रुपये लिए जाएंगे इस फॉर्म के। रिजर्व में अनुसूचित जाति जनजातियों से 600 रुपये ले रहे हैं। बात करते हैं, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और पेमेंट के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जिससे आप पेमेंट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप ये सारे प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। कैंडिडेट हु विश टू मोर, देखिए यहाँ पे यही पॉइंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे छुपा छुपा के पॉइंट दिए गए हैं, जैसे आप देखिए इसमें अंडरलाइन इन्होंने करी है। विल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फीस फॉर ईच पोस्ट इन द, आप देखिए अपने फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि आपको कौन सी पहले पोस्ट कौन सी चाहिए, फिर दूसरे पे कौन सी चाहिए, ये आपको बताना है। एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा, ऑनलाइन ही अलग अलग सेपरेटली जो है उनकी फॉर्म की फीस भरेगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट वायरमैन पे भी अप्लाई कर रहा है, फार्मासिस्ट पे भी अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अगर कोई कैशियर के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो तीनों पोस्ट की अलग अलग फीस पे करेगा वो, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपको प्रेफरेंस देनी है बस फॉर्म में कि आपको पहले कौन सी पोस्ट चाहिए फिर दूसरे पे कौन सी चाहिए, इस तरीके से।
एक ही पोस्ट पे एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। अगर आपने भर दिए तो आपका आपका हो सकता है जॉब ना मिले, या फिर आपका जो फाइनल लास्ट सबमिट वाला होगा वही लिया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, एक एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। अलग अलग पोस्टों पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट पे अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहा है सेम कैंडिडेट, तो वहाँ पर उसकी ये जॉब मिलने के चांस कम हो जाएंगे। हो सकता है फॉर्म कैंसिल हो जाए या फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हो। तो ऐसे रिस्क लेना ही क्यों है भाई आपको। तो ये बात आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट है ये सारे, कि कैसे अपलोड होंगे, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा। इसका वीडियो जाके देखिए दोस्तों, उसमें आपको बताया गया है इसके बारे में सब कुछ। अभी यहाँ कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या नहीं ले जाना है, क्या ले जाना है, और बाकी सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, कौन कौन से ऐसे नियम है जिनको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने देने समय जब आप जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस काफ़ी कैंडिडेट को लगता है कि जब वो एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सम्मिलित होंगे तो उनको ये सारे फ़ायदे मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सपोज़ आप मान लीजिए दिल्ली से जा रहे हैं, केरला से जा रहे हैं, तेलंगाना से जा रहे हैं जॉब पे अप्लाई करने, तो भाई जहाँ भी आपका सेंटर हो, तो आप इसमें ध्यान रखना कि आपको आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा। चाहे आपका सेंटर अपने कहीं पे भी हो सकता है, आपके पास हो दूर हो, आपको इस एग्ज़ाम में आने जाने का खर्चा कोई भी एम्स भोपाल या गवर्नमेंट नहीं देगी। कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश में तो कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा अपने पेपर को देने के लिए। कैंडिडेट को कोई भी अपडेट इस जॉब से रिलेटेड ईमेल पर मिलेगा और मोबाइल नंबर पर मिलेगा। अब हम आगे चल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम पोस्ट के हिसाब से समझने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट थी उसमें हम बात करते हैं यहाँ पर। उनको उनका 10वीं पास होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड से, स्कूल से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी से भी, मतलब मान लीजिए किसी भी संस्था से आपने अगर रिकोगनाइज संस्था से आपने अपना 10th क्लास पास करा है, बोर्ड पास करा है, सीबीएसई हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या फिर कोई आउटसाइड कंट्री वाले का कोई दूसरा, जैसे कि आप मान लीजिए चाइना बोर्ड से, या आपने दूसरे कंट्रियों के किसी बोर्ड से अपने 10th क्लास को पास किया भी होगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड जरूर होना होगा आपके पास। सर्टिफिकेट कोर्स होना जरूरी है आपके पास इस फील्ड में। अगर आपने हॉस्पिटल सर्विसेज से रिलेटेड कोर्स करा हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, सच है जैसे कि आप मान लीजिए एसटी जॉन एम्बुलेंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसी तरीके से कोई भी हो सकता है। वहाँ से आपने अगर इस तरीके का सर्टिफाइड कोर्स, मतलब कोर्स करा साथ में आपको सर्टिफिकेट मिला, उसको सर्टिफाइड कोर्स बोल देते हैं, तो वो लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा डिज़ायरेबल ये है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस जनरली। लेकिन एज की बात करें तो 18 से 30 वाले फॉर्म भरेंगे। और लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में क्वालिफिकेशन ये है 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। डिज़ायरेबल ये रहेगा एक्सपीरियंस 2 साल का इन रेलेवेंट फील्ड, मतलब कि रेलेवेंट फील्ड हो जाता है आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। दूसरा डिप्लोमा आपका होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करा हुआ। दूसरा 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ। अब साइंस में भी आपके पास 3 ऑप्शन जनरली होते हैं, पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी। और दूसरे अगर होते होंगे किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो वो आपके रूल के ऊपर है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मेनली साइंस स्ट्रीम का मेन टारगेट यही होता है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मैथ्स बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो इनको ही बोलते हैं साइंस स्ट्रीम। तो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट रहेगी वो लैब का काम रहेगा, इस वजह से यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट को लिया जाता है। 18 से 27 वाले एज वाले फॉर्म भरेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। दूसरा है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में बीएससी में चाहिए होगी यहाँ पर। आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर बीएससी पास होना चाहिए, या फिर 12वीं पास होगा किसी भी बोर्ड से, और साथ में उसने एटलीस्ट 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करा होगा इस फील्ड में। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल रिकॉर्ड बनाने का काम करना अपना, अगर आपने ऐसा काम किया है 2 साल करा है, तो भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, एंड मतलब ये है आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन करनी, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स होनी चाहिए, WPM यानी वर्ड पर मिनट होता है। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड ऐसे होता है जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड्स, ये हो जाएगा एक वर्ड। ये लिखा है ऑन, फिर ये लिखा है एक्सपीरियंस, तो ये आपके टोटल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये 3 वर्ड हुए हैं दोस्तों। अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं HANDS, तो ये 5 हो गए, फिर 2 ये हो गए, 5 और 2 7। तो लोग इस तरीके से वर्डों को मानते हैं, वर्ड वो नहीं। अब आप खुद देखिए ना भाई, 1 मिनट में 35 वर्ड अगर ऐसे होते तो ऐसे तो आप देखिए 5 ये हो गए, 7 ये हो गए, और इस तरीके से आप देखिए इतने के बीच में ही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपके लगभग 35 वर्ड हो गए होंगे। तो इतना तो कोई भी टाइप कर लेगा 1 मिनट में। तो वर्ड का मतलब दोस्तों ये है, ये तीनों, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, 5 वर्ड हुए। तो इस तरीके से आपको 35 वर्ड पर मिनट 1 मिनट में कंप्लीट करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, 30 मिनट हिंदी के। कोई भी एक चीज़ रहेगी, आपको एक चीज़ आनी चाहिए कोई भी। एज 18 से 30 वाले अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट का आप यहाँ से देखेंगे, मैं अब हर पोस्ट का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे पोस्टें हैं, आप इसका यहाँ से चेक करेंगे। वायरमैन का यहाँ से चेक करेंगे, अपना अपना चेक कर लेंगे। मेन बात करूँ तो मिनिमम अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो 10वीं पास की जॉब है, उसके बाद 12वीं पास भी है, ग्रेजुएशन भी है, डिप्लोमा भी है, ITI ट्रेड वाले भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मास्टर्स वाले भी हैं। मतलब 10th से लेके PhD तक के लोगों को ले लिया जा रहा है इस जॉब पे, तो काफ़ी बड़ी बात है। अब कोई कैंडिडेट कह रहा है कि क्या 8th और 5th क्लास वाले अप्लाई करेंगे, तो भाई उनके लिए नहीं है, सिर्फ 10th वालों के लिए है। इसको आप चेक कर लेना यहाँ से, कहीं पे भी आपको 10th से नीचे क्वालिफिकेशन नहीं दिखेगी। ये लास्ट पोस्ट आ गई हमारी। अब पोस्ट के बाद हम आते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हम जान लेते हैं। पहले आपका देखिए 2 पार्ट के अंदर पेपर रहेगा। पार्ट A 25 क्वेश्चन का आ रहा होगा MCQ में, और पार्ट B 75 क्वेश्चन का रहेगा, वो भी MCQ रहेगा। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। अब बात करते हैं, ये जो कुछ पोस्टें दी हुई हैं आपको यहाँ पे सीरियल में, इनका सिलेबस जो रहेगा ये 20 सारी पोस्टों का सिलेबस क्या बोला गया है, सिलेबस फॉर ईच पोस्ट विल बी अलग से कुछ दिनों में। यहाँ पर अभी देखिए, आप समझिए, आपका 20 नवंबर तक फॉर्म भराया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं अभी तो आपके पास काफ़ी समय है। आप प्रीवियस ईयर वाला भी सिलेबस देख सकते हैं, उससे आइडिया आपको लगेगा कि पहले जो होती थी रिक्रूटमेंट पहले हो रही थी इन पोस्ट पे एम्स के अंदर, वही सिलेबस कॉमनली सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है हर साल में। बस कुछ जो जनरल जनरल चीज़ें होती है जो डेली लाइफ में अफेक्ट करती हैं सिलेबस को, वही चीज़ें अफेक्ट करती हैं सिलेबस में। बाकी जो एक कॉमन सा हिस्ट्री जैसे चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जब अगर आ रही हैं, सपोज मानिए यहाँ पर प्लम्बर का है, तो प्लम्बर की फील्ड की जो हिस्ट्री रहेगी तो वो आपकी सेम रहेगी। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हो चुकी हैं और जो काफ़ी चीज़ें पहले हो चुकी, तो वो चीज़ तो वैसी ही रहती है सिलेबस में। सिलेबस में चेंज आता है, जो नई चीज़ें आ जाती हैं उसके बिहाफ पे चेंज आ जाता है। दूसरा हम बात करते हैं, हर पोस्ट का सेपरेटली आपको वेबसाइट पर मिलेगा कुछ समय के अंदर। अब ये कुछ समय कितना हो सकता है, कुछ समय आपको, आप समझ सकते हैं कि अभी अगर आपको मिलता है वेबसाइट पे, मिल सकता है, नहीं तो आपको नवंबर के मंथ में ये चीज़ मिल रही होगी, वो भी फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगी। डिसेबिलिटी वालों के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, आप यहाँ से सारे रीड कर लेना। ये आपका फिजिकल लिमिटेशन, मतलब कि आपको फिजिकल लिमिटेशन है कि आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, खुद नहीं लिख सकते, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म भर देना। स्क्राइब को यूज़ करने वाले कैंडिडेट ये वाला फॉर्म भरना। ये अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग रहेगी, तो अंडरटेकिंग का फॉर्म भरा जाएगा यहाँ से। OBC वाले कैटेगरी वालों का फॉर्म ये रहेगा। अब यहाँ पर डाउट ये है, अनुसूचित जाति जनजाति का फॉर्म नहीं है, तो आप इसमें अलग से जाके डाउनलोड कर लेंगे। आपको सेम ही कॉमन फॉर्मेट रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसके फॉर्मेट सेम ही रहते हैं, तो कुछ इसमें चेंज नहीं आता है। नोटिफिकेशन के बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, वेबसाइट पर आपको दिखाना चाहूँगा, वेबसाइट के अंदर मैं वैकेंसी जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो वैकेंसी के अंदर, या फिर आप देखिए यहाँ पर मैं इसको माइनस करता हूँ, मेरे को यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये जॉब एडवर्टाइजमेंट नीचे ही आपको दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आपकी ये वाली हो रही है, इसमें आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप इस तरीके से आ जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रीशियन, भाई मेरे को इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना है, तो ऐसे करूँगा मैं, पोस्ट को सिलेक्ट, फिर अपना नाम डालूंगा जो भी नाम होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेंट सरनेम डाल दूंगा, मतलब सरनेम मतलब मैं अपने नाम के पीछे जो लगा रहा हूँ वो चीज़ डाल दूंगा। फिर फादर नेम डाल दूंगा, मदर नेम डाल दूंगा, उसके बाद डीओबी डाल के, डीओबी हो जाता है किस डेट, किस मंथ और किस ईयर में आप इस दुनिया में प्रवेश करे थे, वो आपको डालना है। फिर उसके बाद डालना है जेंडर कि आपका मेल है फीमेल है। अब अगर बात करें ट्रांसजेंडर की या थर्ड जेंडर की जॉब नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर दो ही जेंडरों का ऑप्शन मिल रहा है। मैरिटल स्टेटस, फिर विडो और डाइवोर्सी के ऑप्शन आपको तभी आएंगे जब आप पहले के डिटेल सारे भर रहे होंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कैटेगरी बतानी है, प्रेफरेंस स्टेट फॉर एग्जाम सेंटर। अब देखिए एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस देना है। अगर बात करें ऑल इंडिया जॉब तो है ही यहाँ पर, ऑल इंडिया, अगर दूसरे कंट्री वाले लोग होंगे तो इस सेम इंडिया कंट्री में आके इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली में आए, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू जैसी जगहों पे आके अपना एग्ज़ाम दे, जहाँ भी उनका मन कर रहा है वहाँ वो अपना एग्ज़ाम जाकर दे सकते हैं। यहाँ पर सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता आपके डोमिसाइल से। सपोज मानिए कि आप रहते हैं दिल्ली में और आप अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं गुजरात में, तो आप दे सकते हैं सेंटर कोई, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से चुन रहे हैं इसको, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं उस दिन वहाँ पर होऊंगा या होंगी, तो इसलिए आप उसको गुजरात चुन रहे हैं। तो इसीलिए सेंटर कभी भी डिपेंड नहीं करता आपके परमानेंट एड्रेस के बेस पर। कुछ लोगों को लगता है कि भाई जहाँ हम रहते हैं हम उसी के पास अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको सेंटर का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता, आपके डायरेक्ट एड्रेस के बिहाफ पे अलॉट कर देते। तो ये चीज़ आपको हर रिक्रूटमेंट में अलग से बतानी पड़ती है कि समझ आए आप लोगों को ये चीज़। तो यहाँ से आप अपना सेंटर चूज़ करेंगे इस तरीके। अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है दोस्तों, इसके बाद फॉर्म भराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप एम्स भोपाल के वेबसाइट पे यहाँ पे सब कर रहे हैं ना, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई करेंगे, ओटीपी आपको दिखेगा यहाँ पर, उसको डालकर फिर उसके बाद एंड में फीस पेमेंट कर रहे होंगे और सबमिट कर रहे होंगे। एंड में फॉर्म का प्रिंट ले लेना और इसको अपने पास सेव कर लेना। बस इतना प्रोसेस करेंगे, आपका ये जॉब पे अप्लाई हो जाएगा। कुछ अलग से इसमें कोई अलग से कोई ऐसा कोई बिग प्रोसेस नहीं है ज़्यादा। दूसरा क्या है कि एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको करना है यही है, इस पोस्ट का सेम फॉर्म भर के सबमिट करा, दूसरे पोस्ट के लिए आए, फिर दूसरे पोस्ट का अलग से फॉर्म भरा, सेम ये कर दिया। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहे होंगे पोस्ट का, आपसे प्रेफरेंस पूछ ली जाएगी कि आप बताइए आप पहले कौन से पोस्ट लेना चाहेंगे। तो आपको अपना प्रेफरेंस दे देना है, जिससे कि आपको पहले वो जॉब मिलेगी जिस पे आपने प्रेफरेंस रखी है, अगर आप वहाँ पे सफल घोषित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ मेरे को लगता नहीं है कुछ समझाने की ज़रूरत होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे कमेंट में बता सकते हैं आप। दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों पूरे दुनिया भर में फैलाइए आप इस वीडियो को, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल में जॉब मिलना आसान बात नहीं होती है और काफ़ी अच्छे पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। तो आप इसको बताएं लोगों तक, पहुंचा कर कि भाई एम्स भोपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जॉब आ चुकी है, अलग अलग पोस्ट पर आ चुकी है, ऑल इंडिया जॉब है और ओसीआई वाले भी एलिजिबल हैं। दूसरा, सैलरी अच्छी है, पोस्टें काफ़ी अच्छी है, सब कुछ एकदम सही सही है इस जॉब में। तो इसीलिए मैंने आपको सारा कुछ बताया है। आप अगर हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय से हो, मणिपुर से हो, किसी भी जगह से हो, आप सभी के लिए ये जॉब रहने वाली है। चलिए, हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया है इस जॉब के बारे में। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।